Hello everyone, welcome to Study IES exam, and today we'll be talking about some of the very important concept related to inflation. So this will be a fast end series where we'll be discussing some of the very basic concept in a very detailed manner. Okay, so I'll not be keeping this video very long. Okay, तो इस वीडियो को हम लोग काफ़ी शॉर्ट हैंड में बताएंगे जिससे कि आपको इन्फ्लेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको ठीक से पता चल जाए। ठीक है। सो ये जो सेशन होगा वैसे स्लाइड्स मेरी हिंदी में सॉरी इंग्लिश में है और आप लोगों को मैं समझाऊंगा भी हिंदी और इंग्लिश में ही दोनों में ही। सो आई थिंक यू कैन ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन राइट अवे। सो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को तो हम लोग एक तरह से हिंदी में महंगाई बोलते हैं। ठीक है। तो महंगाई मीन्स जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कहा जाता है कि केवल एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन बोल दिया जाएगा, नहीं। जब कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हो, प्राइसेस बढ़ रहे हो, तब ये बोला जाएगा कि देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ओके। सो व्हाट इज द इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मेन जो मतलब होता है कि इट इज लाइक reduces your purchasing power of the money. Okay, like अगर अभी आपके पास 100 रुपीज़ हैं एंड यू कैन बाई सम 10 मैंगोज। ओके, आपको 10 मैंगो मिल जाते हैं। अभी इस समय अगर आपका 100 रुपीज़ है और आपको मिलते हैं केवल 7 मैंगोज। ओके, तो इसका मतलब ये है कि दैट योर money remains the same but the purchasing power, okay, the purchasing power of that money has got reduced, right? So ये 7 मैथड्स, राइट? सो मतलब जो 100 रुपीज आज, जैसे आज हम बोलते हैं जैसे 2025। ओके, similarly if you go to 2030, okay, so the value of this 100 rupees will not be similar to this 100, it will be much lesser than the value which is right now what we are having. Okay, so inflation is like it reduces the purchasing power of the money. Okay, so whenever there is an average increase in the price of various commodities, okay, so there is a basket of selected goods. Okay, यहाँ पे कुछ लाइक जैसे हम ये नहीं जैसे हमने आपको बताया था कि जो गुड्स होते हैं वो एक गुड्स की बात नहीं करते हैं। इन्फ्लेशन तब बोला जाता है जब बहुत सारे गुड्स, मेनी गुड्स आर देयर हुज प्राइस आर गेटिंग इंक्रीज। ओके, तब हम बोलते हैं कि हाँ उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है, राइट? सो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट हियर वी हैव बास्केट ऑफ गुड्स, राइट? ये बास्केट ऑफ गुड्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो अ जनरल राइस इन द बास्केट, जैसे बास्केट में क्या होगा, अगर आपका टी बैग हो गया, शुगर बैग हो गया, देन आपका अगर वीट हो गया, ठीक है, आयरन, स्टील, ये सब जो चीज़ें हैं अगर एक बास्केट में हम काउंट करते हैं, अगर इनके जनरल प्राइस बढ़ रहे हैं तो वी विल से दैट हाउ मार्केट इन्फ्लेशन है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ मनी गिर रही है। ठीक है। दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन, राइट? सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन? ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैंने पहले ही बता रखा है कि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। चाहे आपका फूड हो, ग्रेन हो, मेटल हो, जैसे फूड है, ग्रेन है, मेटल है, फ्यूल है, यूटिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विसेज हैं। ये सब जब इन सब के प्राइसेस बढ़ते हैं, जब इन सब के प्राइसेस जो है बढ़ते हैं, और तब हम जाके ये बोल सकते हैं कि आपका इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ रहा है। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट की टेकअवेज? यहाँ पे की टेकअवेज क्या है कि इन्फ्लेशन इन विच वैल्यू ऑफ करेंसी इज फॉलिंग। ओके, so the general level of price of goods and services are rising, and because of that the value of currency is also going down and the value of the money is also going down. Okay, so मतलब नॉर्मली जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो कंडीशन होते हैं, जैसे डिमांड पुल, डिमांड की वजह से किसी चीज़ की महंगाई बढ़ जाना। कॉस्ट पुल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ जाना। बिल्ड इन, स्लोली स्लोली बिल्ड इन होता है, इसके अदर डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, अब हम कहते हैं कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, कि हम लोग कैसे ये पता करते हैं ये इन्फ्लेशन 6.5% है, 10% है, 2.5% है, तो ये इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्स मतलब जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स हुआ। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हम लोग चेक करते हैं एट कंज्यूमर लेवल। ओके, कंज्यूमर के लेवल पे। दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जो हम लोग प्रोडक्शन के लेवल पे चेक करते हैं, यहाँ पे होलसेल की चीजें आती है। ठीक है।
तो इन्फ्लेशन को हम लोग एक पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं और नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। सो लाइक वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके, लाइक प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ रहे हैं, स्टॉक कमोडिटीज के रेट बढ़ रहे हैं, जनरल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टीज के रेट भी बढ़ सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज के रेट कम भी हो सकते हैं, तो ये एक इन्फ्लेशन का एक जनरल इफेक्ट है, ओके। सो हाउ मनी सप्लाई अफेक्ट द थिंग्स, ओके। आपको बताया रखा है कि जैसे करेंसी है, करेंसी की वैल्यू लूज करती है, सो एज अ करेंसी लूजेस वैल्यू प्राइस राइज एंड इट बिकम्स फ्यूअर गुड्स एंड राइट, जैसे करेंसी की वैल्यू कम हुई तो प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब जैसे जैसे वन आपका डॉलर वन जो था पहले 60 का था, अभी डॉलर वन आपको मिलता है 80 का। इसका मतलब है कि पहले आप एक चीज एक डॉलर के 60 रुपीज दे रहे थे, अब आपको एक डॉलर के 80 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि करेंसी ने वैल्यू लूज कर दी है अपनी, वैल्यू लूज करने की वजह से प्राइस राइज हो गया है और अब लोग कम सामान खरीद सकते हैं उससे, ओके। So this called as losing the purchasing power. Okay, so which affects the whole general cost of living. ठीक है, जब परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसी हिसाब से सेट होने लग जाएगा, क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका उस समय बढ़ जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा पैसे चाहिए, राइट। सो so in order to neutralize the situation, there is a monetary authority. मॉनेटरी अथॉरिटी देश का जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है, ओके, देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे अपने देश में है आरबीआई, आरबीआई इज अवर सेंट्रल बैंक, ओके। सो दिस आरबीआई ओनली मैनेजेस अवर सप्लाई द मनी एंड क्रेडिट एंड एवरीथिंग, राइट। so this is what is the role of the RBI, right? So we have like what we call it as like there is a theory of relation between the inflation and money supply, okay। एक रिलेशन है इन्फ्लेशन में और मनी सप्लाई में, ओके। बोला जाता है जितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा, जितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ओके, उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप कहीं पे भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ा दो उतनी कस के महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर एक देर इज 1 kg टोमेटो somebody has to buy, okay, and the people are having lot of money in their hand, like people are having lakhs of rupees in their hand, so they went and asked tomato seller how much it costs. It says rupees 10 per kg, okay. Other person come with a similar money, okay, he said okay I will give you 20. This person will say okay I will give you 30. This will say no I will give you 50, okay. The supply of money is increasing, people are having more money in hand, so they can raise the money of any product. So क्या हुआ, 1 kg टोमेटो का कॉस्ट वही रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटीज सोर्स अप, राइट। एक्चुअल वैल्यू नहीं है वो उसकी, वो इन्फ्लेटेड प्राइस है, दैट इज द इन्फ्लेटेड प्राइस, वो इन्फ्लेटेड प्राइस है उसका, ओके। Now, this is what I have already explained. Like, suppose we have rupees 100 and we bought 5 kg of it. Okay, that means 20 rupees per kg that we are getting, right? So we have given 20 rupees. Okay. Similarly, like if we say that if there is a sudden increase or decrease in the money, like if we say that one day you went to the shopkeeper and you said you give them 100 rupees and you said that give 5 kg of rice, so he said that no you will only get 4 kg. That means now the price has increased by 25 rupees per kg, okay. Now what is the value, like you have the same 100 rupees, earlier you were getting rice as 20 rupees per kg, now you are getting at 25 rupees per kg, okay, which shows that there is a 5 rupees increase in the price. That means there is a there the value of 100 rupees, the value of rupees 100 has gone down, okay. So this is what is an example, okay. Now we are coming into the type of inflation. So there are various type, जैसे आपका creeping inflation होता है, creeping का मतलब होता है this is called mild inflation, मतलब इसका price rise like up to like 0 to like 10% पे, मतलब अगर आपका इन्फ्लेशन 0 to 10% है, so we call it as creeping inflation. That means below 10 we call it as, so एक single digit inflation rate होता है, ठीक है। So under 10 we call it as a moderate inflation, मतलब ठीक ठाक है, it's okay, no problem.
Then comes the galloping inflation. Galloping inflation means when it crosses the double or triple digit. मतलब उन्हें बोलिए 20% इन्फ्लेशन है, वो कहते हैं 100% इन्फ्लेशन है, वो कहते हैं 200% इन्फ्लेशन है, ओके परसेंट. सो दैट इज कॉल्ड गैलपिंग इन्फ्लेशन. जैसे लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, देयर इन्फ्लेशन गोज अप फ्रॉम 50 to 700%. मतलब कोई चीज अगर आपको 1 रुपए की पहले मिल रही थी, अभी वो 7 रुपए की मिल रही है. दैट इज 700% इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो 700% मीन 7 times यू हैव टू पे समथिंग टू गेट दैट प्रोडक्ट. ओके, नाउ देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है आपका कि ये भी बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है. So while economies survive galloping inflation, but they are, but it is like hyperinflation is just way beyond uh, to market to accept that. Okay, so here the in which prices are rising in millions or even trillion percentage. Okay, मतलब ये हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा है कि दिस इज समथिंग विच इज अनइमेजिनेबल. ओके, हाइपर इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज when the things goes totally out control. मतलब टोटल देखिए जर्मनी में has witnessed this when Germany has started printing lot of money. When Germany started printing lot of money, so because of that there is a sudden increase in lot of cash. There is sudden increase in the lot of cash in the market. Okay, because of that Germany has went into the hyperinflation category, and currency has lost the value. Currency has lost the value. ओके, ऑल ऑफ सडन करेंसी हैज लॉस्ट द वैल्यू. ठीक है, अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? लाइक इट्स अगेन अ वेरी इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पे ये अभी तो हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, अभी हम स्टैगफ्लेशन की बात करेंगे वेयर इकोनॉमी केम इनटू द स्टैग्नेंट स्टेज. मतलब बिल्कुल बिल्कुल जैसा आ गया कि वो कोई ग्रोथ ही नहीं कर रहा है. ठीक है, मतलब रिसेशन आ गया है. जैसे आपको बताएं कि 2007 2008 देयर इज अ सडन रिसेशन. There is a sudden recession in the market that has come. Okay, so there is stagnation, recession in the market. Okay, that has developed in 1970s. Okay, then comes deflation. What is the meaning of deflation? Deflation क्या होता है? It is simply reverse of inflation. जहाँ पे inflation में price rise बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही आपके deflation में क्या होता है कि there is a this called as a reverse of inflation, जहाँ पे आपके price rise घटना चालू हो जाता है. ठीक है, deflation is also a very important way of handling the market. Okay, so there is a sustained decline in the price level of goods and services. Okay, so it occurs when annual inflation rate falls below 0%. मतलब negative inflation rate हो जाता है. ठीक है, जैसे आपका -2%, -5%. इसका मतलब है कि अगर कोई प्राइस अगर 10 रुपए था तो वो अब 10 रुपए के नीचे जा चुका है, बढ़ा नहीं है प्राइस. मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए की थी, अब उसको 7 रुपए की बिक रही हो, वो 8 रुपए की बिक रही हो, इसका मतलब है कि वो डिफ्लेशन की कैटेगरी में. तो जापान इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच हैज सफर्ड अ डिफ्लेशन फॉर अबाउट वन डिकेड इन 1990s. ओके, सो हाइपर इन्फ्लेशन जो हम लोग उस समय बात कर रहे थे, अब उसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि जर्मनी का एग्जाम्पल उन्होंने लिया था. तो जर्मनी वॉज फेसिंग अ वेरी हाई इन्फ्लेशन, महंगाई का रेट ले रहा था क्योंकि उस समय वो वॉर में था. वॉर में दे हैव स्टार्टेड प्रिंटिंग द करेंसी. उन्होंने करेंसी को ही प्रिंट करना चालू कर दिया था. ठीक है, सो मोस्टली व्हाट दे वांटेड टू शो इज लाइक अ पैसिव रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द वॉर थिंग. ओके, सो क्या हो रहा था कि in order to pay the striking workers, the government started simply printing the money. Okay, so this flood the money led to the hyperinflation. Okay, so price control has gone out of control. उस समय अगर आपको ब्रेड का एक पैकेट लेना था तो 2019 1923 में वो 250 मार्क का बिकता था, और आफ्टर दैट इन नवंबर, केवल 9-10 महीने के बाद ही वो 2 लाख मिलियन मार्क क्रॉस कर गया. मतलब इफ यू वांटेड टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड देन यू हैव टू पे 2 लाख मिलियन मार्क. सो दिस विल रिक्वायर अ ट्रक टू कैरी दिस मच ऑफ मनी जस्ट टू बाय अ ब्रेड. मतलब एक ब्रेड का पैकेट खरीदने में आपको इतना पैसा लगता है. ठीक है, so this means the currency has gone out of control. The currency loses its value, so government has to set up a new currency for from the start. Okay, by the autumn 1923, the cost to
कॉस्ट मोर टू प्रिंट अ नोट देन द नोट वाज वर्थ। मतलब फिर ऐसा हो गया ऑटम में कि जो नोट को प्रिंट करने की कॉस्ट थी वो ज्यादा हो रही थी एक्चुअल नोट की वर्थ से। मतलब को नोट की जो अब आपने लिख दिया कि उसमें 20, लाइक इफ वी से 20 मार्क, तो ये 20 मार्क किसी वैल्यू का नहीं था, लेकिन जो वैल्यू थी प्रिंटिंग की वो बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ओके, सो वर्कर ऑफन पेड ट्वाइस अ डे। मतलब इस समय पे वर्करों को 2 बार पेमेंट मिलता था, क्योंकि प्राइस इतनी जल्दी हाई हो रहे थे कि लंच टाइम में क्या प्राइस हो किसी को पता ही ना हो। Like within hours the prices are changing. Okay, so this shows that there is a there is a hyperinflation, and because of that there was the value of the currency got lost. ठीक है, so what is the causes of the inflation? अब inflation के causes भी होते हैं। तो सबसे पहला कॉजेस क्या होता है कि आपका वेरियस टाइप है, जैसे तीन है आपके। एक तो डिमांड पुल, डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ जाए कि डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन कम है, ठीक है, तो महंगाई बढ़ जाती है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन में कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ गई, आपके रॉ मटेरियल में प्राइस बढ़ गया, आपके इलेक्ट्रिसिटी रेट में प्राइस बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ गया। फिर एक होता है बिल्ड इन इन्फ्लेशन, जो कि एक तरीके का बिल्ड इन अपने आप धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो नॉर्मली विल बी टॉकिंग अबाउट डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल। डिमांड पुल में आ जाता है पॉपुलेशन राइज कर रही है, ब्लैक मनी बढ़ रहा है, राइज इन इनकम हो रही है, एक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पैसा मार्केट में बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की सप्लाई कम है। मतलब इस जगह पे नॉर्मली सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। ठीक है, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। कॉस्ट में आपका जैसे क्या हो जाता है, सब प्राइसेस बढ़ने का, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया, होर्डिंग किसी ने कर लिया, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ गए, आपके रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट पुश फैक्टर एक आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, इसलिए मार्केट में प्राइस बढ़ गया। ओके, डिमांड पुल में है देयर इज अ इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी आने लगता है, उससे डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो इससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाता है, डिमांड सप्लाई गैप। ओके, डिमांड जो है आपकी बढ़ती चली जाती है और सप्लाई आपकी उतनी कस के हो नहीं पाती है, तो ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पुल में क्या होता है कि हाई इनपुट के प्राइसेस बढ़ गए, एक्सचेंज रेट हो गया चेंज, वेज इन्फ्लेशन हो गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, मोनोपोली या फिर आपका होर्डिंग हो गई, या टैक्सेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से ये हो जाता है कि आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी, ऑटोमेटिकली वो प्राइस बढ़ा गए, क्योंकि वो खुद को अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, राइट। जैसे कोई भी कमोडिटी है, कॉस्ट किसी भी तरह की कॉस्ट उसमें बढ़ती है। ठीक है, अब बिल्ड इन इन्फ्लेशन क्या होता है, बिल्ड इन इन्फ्लेशन इज लाइक रिलेटेड टू अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। मतलब इसमें क्या होता है, पीपल एक्सपेक्ट करंट इन्फ्लेशन रेट टू कंटिन्यू, मतलब वहां पे लोग ये मान लेते हैं कि इतना इन्फ्लेशन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, okay, so at the price of goods and service rises, worker and other comes to expect that they will continue to rise in the future at similar rate. सो आपको अगर अपना स्टैंडर्ड बना के रखना है, तो आपको इस इन्फ्लेशन रेट के साथ ही अपने आप को मैच करना पड़ेगा। ओके, सो इससे इनकी वेजेस भी बढ़ती हैं, मतलब जैसे जैसे उनका वेज अभी 100 रुपए है, तो वो 50 रुपए का कुछ चीज़ खरीद लेते हैं, तो अगले दिन अगर कोई चीज़ 60 रुपए की हो गई है, तो उनकी वेज भी 10 रुपए, 110 रुपए बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि वेज एंड प्राइसेस गोज पैरेलल, प्रोपोर्शनली चलते हैं, कि हाँ भाई अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ रहा है तो आपका वेज भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, तो दे जस्ट कीप ऑन अ वेज प्राइस स्पाइरल में वो होता है। आपका वेज भी बढ़ा दिया जाएगा, तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आपका वेज बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेगा तो और वेज बढ़ जाएगी, ऐसा। ठीक है, नाउ हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन में, अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करें, हम कैसे बोलते हैं कि 6% की वो 2% की 3%, ये सब क्या होता है, क्या 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 चीज़ें होती हैं, फिर ठीक है। तो नॉर्मली एट 3 लेवल्स पे इसको मेजर किया जाता है, 3 लेवल पे। एक तो प्रोड्यूसर जहाँ पे बन रहा है, एक होलसेलर जहाँ पे बल्क में चीज़ें आ रही है, एक रिटेलर जहाँ पे लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो
सबसे पहले अब जैसे मेनली जो होता है उसमें हम देखते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्टेड सेट्स ऑफ गुड्स। ओके, हम लोग नॉर्मली जो कैलकुलेट करते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि हमारा मेनली फोकस एरिया होता है फाइंड आउट करने में, क्योंकि यही दो जगह होती हैं जहाँ पे मेनली द कंज्यूमर यूज टू गेट सफर्ड अ लॉट। ओके, सो अब एक होता है इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर मतलब जहां पे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ इन इंडिया देर इज नो इंडेक्स टू मेजर द इन्फ्लेशन एट अ प्रोड्यूसर लेवल। ओके, एक है जिसको प्रपोज किया गया है लेकिन अभी कैलकुलेशन उसकी स्टार्ट नहीं हुई। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, सीपीआई जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर से कंज्यूमर को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोग कुछ बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, जैसे हाउसिंग ले लिया, अपैरल ले लिया, कपड़े ले लिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज, जैसे आप हेयर वेयर सब अपने हेयर कट वगैरह कराने जाते हो और कोई भी सर्विस लेते हो, मेडिकल केयर, बाहर फूड खाना वगैरह आप जब करने जाते हो, तो इसका एक बास्केट बना है। इस बास्केट में एक पर्टिकुलर रेट लिया गया है जिसको हम लोग बेस मानते हैं। फिर हर महीने उसको ये चेक किया जाता है कि इस बेस से प्राइसेस कितना ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। 2% बढ़ा है, 3% बढ़ा है, 4% बढ़ा है, तो उसके बेसिस पे ये पता करते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलता है इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल। ओके, रिटेल लेवल मतलब जहाँ पे चीजें बिकती हैं, ठीक है। सो हियर कंज्यूमर डायरेक्टली बाइज फ्रॉम द रिटेलर। ओके, इससे पता चलता है कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रही है, कितना महंगा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो 260 कमोडिटीज को मेजर करता है, जिसमें कुछ सर्विसेज भी आती हैं। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स केवल एक ही नहीं होता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चार तरह के होते हैं। पहला होता है आपका सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, फिर होता है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के लिए, फिर होता है सीपीआई रूरल लेबर के लिए, और फिर होता है सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का ये होता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रिलीज करता है। और यही सीपीआई जो रिटेल प्राइसेस होते हैं इज यूज टू कैलकुलेट डीए। आपको पता होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डीए, जैसे बोलते हैं ना, दिवाली में इनका डीए बढ़ा दिया, होली में इनका डीए बढ़ा दिया। डीए इस महंगाई पे डिपेंड करता है कि उनको डीए कितना दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस कितना परसेंटेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आपको एक अलग तरीके से लिखा है, चार तरह के होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर एंड रूरल अर्बन कंबाइंड, सब मिला के। अभी जो बेस चल रहा है, बेस ईयर हम लोगों ने ले रखा है सीपीआई का 2012 ले रखा है, ठीक है। ये शायद अभी बढ़ के 2017 हो गया, ठीक है। अब आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, यू जस्ट नॉट गो इनटू अ टेक्निकल, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप समझिए, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये आता है कि होलसेल पे वो प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है। जैसे अगर कॉटन प्राइस है तो रॉ कॉटन का क्या है, कॉटन यार्न का क्या है, कॉटन ग्रे कॉटन कितने का है, ये सब। तो ये होलसेल प्राइस पे कितना चल रहा है उसको डब्ल्यूपीआई कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, सो द मोस्ट पॉपुलर of calculating this methodology. Okay, so inflation at wholesale level. So Ministry of Commerce and Industry used to do that. Around 676 items इसमें यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, सर्विसेज का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है, एट दिस लेवल। सो एंड 2014 से आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैज शिफ्टेड टू सीपीआई फॉर पॉलिसी डिसीजन। पहले हम लोग डब्ल्यूपीआई का यूज करते थे पॉलिसी डिसीजन के लिए, लेकिन अब भी पॉलिसी डिसीजन के लिए सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने एक स्पाइरल बनाया है कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई में क्या फर्क है। जैसे आपका कोई फार्म है, फार्म से आपने कोई सी प्रोडक्ट भेजा तो वो डब्ल्यूपीआई के तहत होलसेल डिपो में आएगा, ठीक है। आपने पूछा 20 रुपीज पर केजी में, आपने होलसेल प्राइस में इसको गेहूं बेच दिया। अब रिटेल प्राइस में 25 पर केजी का पड़ा, तो ये कंज्यूमर पे पड़ा, ठीक है, ये कंज्यूमर को है। ये रिटेल शॉप का जो होता है वो सीपीआई होता है, रिटेल शॉप का जो होता है वो सीपीआई होता है, और होलसेल का डब्ल्यूपीआई होता है। तो डब्ल्यूपीआई होलसेल मार्केट का रेट है, सीपीआई एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ कमोडिटी का रहता है कि उसका रेट कितना बढ़ा है। पहले ये बास्केट की कमोडिटी अगर 1000 रुपए की आती थी, अगर सॉरी अगर ये बास्केट ऑफ कमोडिटी पहले 1000 रुपए की आती थी, और अब अगर वो
1100 की हो गई है, तो 100 रुपए का इंक्रीज हुआ है, सो देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द परसेंटेज ऑफ दैट गुड, राइट? Now, what is the problem with inflation? Okay, so having understood what inflation really is, so we will just find out like how inflation affects the economy. अब हमको ये भी पता करना है कि inflation is bad for the economy. ओके, देखिए हाई रेट्स तो इन्फ्लेशन के ऑब्वियसली आर वेरी वेरी बैड, क्योंकि ये आपका पैसा खा जाते हैं। मतलब पहले जो चीज आप 100 रुपए की ले सकते थे, अब उसी को आपको देने के लिए 120 130 रुपए देना, तो ये 30 और 20 रुपए जो है ये आपका एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। दैट मीन्स योर मनी इज गेटिंग ईटन अप जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा जो है खाया जा रहा है, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ दैट लाइफ ऑफ पीपल बिकम्स वेरी वेरी टफ। ओके, दे डू नॉट एबल टू सेव, उनकी सेविंग नहीं हो पाती है, पूरा पैसा एग्जॉस्ट हो जाता है इसी में, ठीक है? उनको प्रॉपर मतलब या तो उनको कोई हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिया जाए, जो कि इन्फ्लेशन, अब जैसे ही हो बैंक में जाइए, बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको सेविंग में 4% इंटरेस्ट देंगे। इफ द इन्फ्लेशन इज 4%, so actually technically you are not getting anything out of your money. Your money remains the same after a year. Okay, but if your money, if your 4% inflation is 6%, that means it's better to keep your money outside than giving it to the bank, क्योंकि आपकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू अभी ज्यादा वर्थफुल है, फ्यूचर में नहीं। ओके, सो इट जस्ट डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन, राइट? सो इन्फ्लेशन रेट्स इन इंडिया, जैसे हम इन्फ्लेशन देखते हैं, डब्ल्यूपीआई मेजर करा, सीपीआई मेजर किया, सब कुछ मेजर किया। लास्ट 50 ईयर्स में देयर इज लॉट ऑफ एवरेज इन्फ्लेशन रेट वाज अराउंड 7 to 8%, मतलब हमारे देश में 7 से 8% की महंगाई हमेशा रही है, नॉर्मली रही है। ओके, अब हेडलाइन और हम लोगों ने कोर, अब आ जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, ये भी दो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अ मेजर, लाइक जो होता है कि इट्स अ मेजर ऑफ अ टोटल इन्फ्लेशन विद इन इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन है, ठीक है? चाहे आपके फूड प्राइसेस हो, फ्यूल प्राइसेस हो, और कितनी भी कमोडिटीज हो। ओके, सो दिस इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस इन होलसेल प्राइस यूजली डिनोट द हेडलाइन, मतलब जो होलसेल प्राइस का होता है वो हेडलाइन में देते हैं। आपने देखा होगा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है नॉर्मली हायर होता है, बट WPI वैल्यू ट्रेडिशनली मेक्स द हेडलाइन। हेडलाइन क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि पहले मतलब जैसे बोलते थे सीपीआई का वैल्यू उतना नहीं दिया जाता था, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स को ही एक हेडलाइन के फॉर्म में लिया जाता था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना हो गया, उतना हो गया, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इतना हो गया। तो एक तरीके से हेडलाइन इन्फ्लेशन WPI को बोला जाता था, लेकिन अभी हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। फिर होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का होता है it's a very very core, means deep word. It does not consider inflation of food and fuel. देखो food and fuel के rates keeps on varying, it keeps on varying. So while calculating the core inflation, we calculate the inflation in all other items except food and inflation, food and fuel. Okay, so there is no index for direct measurement of core inflation. Okay, now it is measured by excluding food and fuel items from the wholesale price index or consumer price. मतलब पहले आप wholesale price कर लो, consumer price कैलकुलेट कर लो, उसके बाद से जो फूड और फ्यूल के हैं उनको हटा दो। ओके, so what measure can be taken in order to address the concept of inflation? महंगाई को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू थिंग्स। एक तो होता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसे अपने देश में करता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है? अब मेजर क्या करना है, जैसे मॉनेटरी मेजर में क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, पैसा बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस पैसे को कम किया जाए। पैसे को कम किया जाएगा तभी महंगाई घटेगी। तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है आरबीआई, रेपो रेट बढ़ा देता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है? सो द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टेक सेवरल मेजर्स। मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को ही महंगा कर देगा वो। तो लोग पैसा लेंगे, लोग कम लोग चीजें खरीदेंगे, ऑटोमेटिकली द प्राइस गोज डाउन। ओके, so RBI has the duty of credit creation and credit absorption. क्रेडिट कैसे क्रिएट करेगा? बाय रिलीजिंग द मनी। मनी रिलीज करेगा तो प्राइस रिड्यूस होंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर पैसा एब्जॉर्ब करेगा, अगर आरबीआई पैसे एब्जॉर्ब करता है
तो डिमांड घट जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी, राइट, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है कि बैंक रेट को बढ़ा दो, बोरोइंग को कॉस्टली कर दो, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट कर दो, मतलब पहले लोग 6% पे ले लेते थे, अब कर दो 8-9%, 9% की, कि अब आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिटिंग एडवर्स सिचुएशन फॉर बिजनेस, इंक्रीजिंग फॉर प्रोपेंसिटी टू सेव, लोगों को सेव करने की आदत को लगवाओ। डायरेक्ट कंट्रोल बाय क्रेडिट क्रिएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब बॉन्ड्स ओपन मार्केट में सेल करें। रिजर्व रेशियो, सीआरआर, रेपो रेट्स, इन चीजों को चेंज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। फिजिकल मेजर्स में डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, द टू मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रेवेन्यू मींस गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू कहाँ से ले रहा है, कहाँ से गवर्नमेंट को अर्निंग हो रहा है। एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट कहाँ पे सेल, कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इट रिड्यूसेस द प्राइवेट स्पेंडिंग बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस। गवर्नमेंट जैसी टैक्सेस बढ़ाएगी तो प्राइवेट सेक्टर अपना कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएगा ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड मार्केट में घट जाएगी, और जब डिमांड घट जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट खुद डिफरेंट एरिया में इन्वेस्ट करता रहेगा, डिफेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर। सो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में फिर रिडक्शन हो जाता है स्पेंडिंग का, राइट, ठीक है। सो कभी कभार गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस लगा देता है, कभी कभार गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा देता है। टैक्सेस लगाने से क्या होता है कि लोगों के डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, so they have less money in their hand, so that is why they are utilizing less money for buying the thing, so automatically the rates of the product goes down। फिर प्राइस कंट्रोल आप कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज के प्राइस को आप मतलब कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे हम लोग फेयर प्राइस शॉप्स है ना, राशन शॉप होती हैं, ठीक है। तो हर चीज पे आप प्राइस पे कंट्रोल भी ला सकते हैं, बट देयर आर समथिंग where you cannot simply control the price, so there is a need to follow various other methods, okay। सो इन्फ्लेशन कैन नॉट बी सीज अनलेस इट इज कॉज इज डिटरमाइंड। आपको पहले मेन कॉज देखना है, कॉज क्या है, किस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस कॉज पे अटैक करना है। ये नहीं कि आपको लगा कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है तो आप हर तरह के वेपन्स को लेके उसके ऊपर टूट पड़े, नो। आपको पहले कॉज देखना है और कॉज के हिसाब से आपको वेरियस मेजर्स इस्तेमाल करने हैं। सो इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड फॉर द इकोनॉमी or not, okay। Normally people say that the high rate of inflation is not good for economy, but yeah, a mild inflation rate, it is talking about under 3% or like that, it is good for the economy, okay। because when inflation is high it shows that there is a demand in the market। अगर महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो कम रेट जैसे 3%, अंडर 3 to 4% if the inflation is there, that means it is good for the economy because it is because happening because of the high demand, okay। so it is a good sign for the industry perspective, मतलब inflation अगर बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री की डिमांड है, किसी भी चीज की डिमांड है, so it will be more production, it will trigger GDP growth, okay। but high inflation eats up the money, okay। so inflation is good when it is mild, okay। there are two situations when it occurs, the first is when inflation makes consumer expect prices to continue rising। अब ये होता है कभी बार कंज्यूमर को लगता है कि हाँ भाई प्राइस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। सो जब भी प्राइस बढ़ रहे हो, लोग ज्यादा खरीद रहे हो और बाद में अगर वो दे सकते हैं, सो पीपल वांट टू बाय नाउ रेदर देन पे मोर लेटर। मतलब क्या होता है कि बाद में अगर पैसा देंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा, अभी पैसा कम देना पड़ेगा, ओके। सो दिस इंक्रीज डिमांड्स इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट डिमांड आपकी, मतलब इन्फ्लेशन से डिमांड बढ़ जाती है। So stores sell more and factory produce new more. Okay, they are more likely to hire new workers, meet demands and everything. मतलब mild inflation is good for the economy. ओके कि उससे प्रोडक्शन की, मतलब ये शो होता है कि हाँ भाई डिमांड है, प्रोडक्शन का रेट, प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, लोगों को हायर करना है, प्रोडक्शन का बेचना है, लोग खरीदना चाहते हैं, राइट। द सेकेंड इज व्हेन इट रिमूव्स द रिस्क ऑफ डिफ्लेशन। क्या होता है कि इन्फ्लेशन होना जरूरी है क्योंकि हमको डिफ्लेशन में नहीं जाना है, क्योंकि डिफ्लेशन में जाएंगे धीरे धीरे प्राइस फॉल करेगा, और प्राइस फॉल करेगा, बिजनेस वाले लोग अपनी इन्वेंट्री लूज कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जब हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही नहीं निकल रही है, अरे आपने कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का बनाया था लेकिन उसकी अभी मार्केट वैल्यू 5 रुपए है, तो वो क्यों बनाएगा, राइट। सो वर्कर विल बी हैविंग लेस मनी टू स्पेंड, उनकी जॉब भी चली जाएगी, बिजनेस लोअर्स देयर प्राइसेस, और धीरे धीरे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन में आ जाएंगे जैसे 1929 में हुआ था, ठीक है। सो इन्फ्लेशन एक इस तरह से भी अच्छा है
कि वो डिफ्लेशन के रिस्क को भी कम कर देता है। डिफ्लेशन इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफ्लेशन से इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है और आपका इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। सो दिस इज व्हाट हाउ इन्फ्लेशन को, सो माइल्ड इन्फ्लेशन इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। Okay, so thank you so much. Always like, subscribe and follow Study Eyes Exam. Thank you and happy learning.